हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफ्लेशनरी गैप। कल हम लोगों ने इन्फ्लेशनरी गैप देखा था। आई होप आप सबने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिल जाएगा, तो जाकर आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। देखिए, डिफ्लेशनरी गैप में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, उस समय का मेजर इवेंट था क्या। नंबर 2, मैं आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस करूंगी अलोंग विद डायग्राम। फिर हम चैलेंजेस देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी के अंदर हमें दिखाई देता है। इसको करेक्ट करने के लिए वो कौन से चैलेंजेस है जो इकोनॉमी में सामने आते हैं। एंड द लास्ट वन इज द वे फॉरवर्ड। हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब देखिए, जब हम डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया जेएम कीन्स ने। कीन्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया। अभी तक जब हम लोगों ने कीन्स थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में डिस्कस किया था तो मैंने एक बुक का नाम आपके साथ वहां पे शेयर किया था। उसी बुक के अंदर कीन्स ने क्या किया, डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट बताया। बुक का नाम क्या था, जनरल थियरी ऑफ, बुक का नाम आप सबको पता होना चाहिए, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक के अंदर कीन्स ने क्या किया, कीन्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया किसका, डिफ्लेशनरी गैप का। और ये वही बुक है जहां पे कीन्स ने क्या किया था, अपनी थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को भी डिस्कस किया। तो जब कीन्स ने ये अपना डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो उस समय बैकग्राउंड के अंदर जो इकोनॉमिक इवेंट चल रहा था वो किसका था, दैट वाज द इवेंट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का इवेंट चल रहा था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। तो ग्रेट डिप्रेशन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रेट डिप्रेशन में हो क्या रहा था। अब ग्रेट डिप्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या था, 1929-33 के फेज के अंदर हमें इकोनॉमी में देखने को मिला ओवर प्रोडक्शन। क्या देखने को मिला, ओवर प्रोडक्शन। फिर अलोंग विथ ओवर प्रोडक्शन हम लोगों को ये समझ आया कि यहाँ पे सप्लाई तो हो गई है, प्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो गई है, बट उस प्रोडक्शन के लिए डिमांड जो है इकोनॉमी के अंदर क्रिएट नहीं हो रही। एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा था बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और कैसा इम्बैलेंस था, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। अब यहाँ पे इसी पॉइंट पे क्या क्रिटिसाइज हुआ, इसी पॉइंट के अंदर सेल्स लॉ क्रिटिसाइज हुआ, जो क्या कहता था, जो कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन हमें इकोनॉमी में क्या देखने को मिला, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। नंबर 3, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि बिकॉज डिमांड कम थी सप्लाई के कंपैरिजन पे, तो यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको क्या करना पड़ा, उनको जॉब लॉस फेस करना पड़ा। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी देखना पड़ा। क्या देखना पड़ा, कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ये सारे जो चीजें थी उसमें क्लासिकल का मॉडल फेल होता हुआ इकोनॉमी के अंदर दिखाई दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब हो क्यों रहा था। ठीक है, क्वेश्चन ये है ना कि क्यों हो रहा है। अगर ओवर प्रोडक्शन है, डिमांड लेस देन सप्लाई है, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट नहीं कर पा रही, तो ऐसा क्या हो रहा है इकोनॉमी में जिसकी वजह से क्लासिकल मॉडल हमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके पीछे कुछ इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड के अंदर हम उन इवेंट्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो इवेंट हमें पता होना चाहिए, दैट इज द स्टॉक मार्केट क्रैश। उस इवेंट का नाम क्या था ग्रेट डिप्रेशन के अंदर, नंबर 1, स्टॉक मार्केट क्रैश। जब हम स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो स्टॉक प्राइसेस थे, इंडस्ट्री के फर्म्स के जो स्टॉक्स थे, लोग क्या कर रहे थे, इनको परचेज कर रहे थे बल्क में। क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या लग रहा था कि अगर हम इन स्टॉक्स को बल्क में परचेज करेंगे तो लॉन्ग रन के अंदर हमें ह्यूज प्रॉफिट्स होंगे। तो लोग चाहते थे कि उनको ह्यूज प्रॉफिट्स हो, टू अर्न दैट ह्यूज प्रॉफिट वो क्या कर रहे थे, वो स्टॉक परचेज कर रहे थे। अब जब लोगों ने स्टॉक परचेज करना स्टार्ट किया अमेरिका के अंदर, तो उस समय क्या हमें दिखाई दिया, उस समय हमें दिखाई दिया कि बहुत ज्यादा डिमांड हो गई फॉर दी स्टॉक। डिमांड किसकी इंक्रीज हो गई, स्टॉक्स की।
जब डिमांड इंक्रीज हुई स्टॉक्स की तो प्राइसेस क्या होंगे, प्राइसेस भी स्टॉक्स के इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ह्यूज डिमांड थी यहाँ पे। तो प्राइसेस डिमांड किसके इंक्रीज हुए, प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए किसके, स्टॉक के। अब जब प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लोगों को क्या लगा, लोगों को लगा, हर बंदे को लग रहा है कि मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे भी स्टॉक्स परचेज करने चाहिए। तो पीपल आर बाइंग एंड बाइंग मोर एंड मोर स्टॉक्स। तो यहाँ पे डिमांड फर्दर क्या हुई, इंक्रीज हुई। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों ने भी स्टॉक्स खरीदे जिनके पास पैसे नहीं थे। लेट्स से कोई पर्सन है जिसके पास $10 है, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो $100 के स्टॉक्स परचेज कर रहा था। अब यहाँ पे जो $90 है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आना स्टार्ट हुए बोरोइंग से। लोगों ने क्या किया, लोगों ने लोन लेना स्टार्ट किया और वहां से स्टॉक जो थे, वहां से उन बोरोइंग के पैसे से लोग स्टॉक परचेज कर रहे थे। और यहाँ पे ये जो लोग थे जो बोरो करके स्टॉक ले रहे थे, ये हाई रिस्क पे थे। कहाँ, किस पे थे, हाई रिस्क पे। ऐसे करते करते फर्दर क्या होना स्टार्ट हुआ, प्राइसेस फर्दर इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए। अब जब प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे तो इस समय क्या हुआ, इस समय काफी सारे लोग थे, उनको लगा कि प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली फॉल करेंगे और हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे स्टॉक्स को बेचना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए स्टॉक्स को। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई किसकी, स्टॉक्स की। सेलिंग ऑफ स्टॉक स्टार्ट हो गई। जब सेलिंग ऑफ स्टॉक स्टार्ट हो रही है तो इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर डिमांड नहीं इंक्रीज हो रही। पहले डिमांड इंक्रीज हो रही थी, अब रिवर्स हो रहा है। अब क्या हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। जब इकोनॉमी के अंदर इन स्टॉक्स की सप्लाई इंक्रीज हो रही थी तो उस समय प्राइसेस क्या हो रहे थे, प्राइसेस फर्दर फॉल कर रहे थे। फिर से जब प्राइस फॉल कर रहे थे तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, लोगों ने फिर से जो स्टॉक्स थे उनको सेल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सप्लाई फर्दर इंक्रीज कर गई, प्राइसेस क्या हुए, प्राइसेस फर्दर फॉल होते गए। और यहाँ पे प्राइसेस इतने कम हो गए कि अब कोई स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। तो डिमांड बहुत कम है, डिमांड इनफैक्ट थी ही नहीं इन स्टॉक्स की इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, लेकिन जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने इनिशियली सोचा था कि वो लोग ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, अब ऐसा सिनेरियो खत्म होता हुआ दिखाई दिया। अब लोग जो थे वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे लॉसेस की सिचुएशन हो गई। और सबसे ज्यादा लॉस कौन कौन बेयर कर रहा था, जिन लोगों ने बोरो किया था। जिन लोगों ने बोरो किया था उनको सबसे ज्यादा लॉसेस होते हुए दिखाई दिए। और जिन लोगों ने बोरोइंग के थ्रू परचेज किए थे तो इनको क्या, या इनके लिए एक टर्म यूज की गई थी, बाइंग ऑन मार्जिन। तो यहाँ पे ये लोग सबसे ज्यादा सफर किए और ओवरऑल इकोनॉमी भी सफर की। यहाँ पे जब लोन इन लोगों ने लिया था तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ह्यूज एनपीएस देखने को मिले, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखने को मिले। और ओवरऑल जो बैंकिंग स्ट्रक्चर था, बैंकिंग सिस्टम था, वो कोलैप्स होता दिखाई दिया। कहाँ पे, यूएस के अंदर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? अगर फिर भी कोई डाउट है यहाँ तक, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे ही इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग फेलियर देखने को मिला तो वहां पे इम्पैक्ट किस पे आया, इम्पैक्ट आया एग्रीगेट डिमांड पे। एग्रीगेट डिमांड जो थी उस पे बहुत सीरियस इम्पैक्ट आया। हम लोगों ने अभी जितना भी देखा है किनेशियन इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशनरी गैप, तो वहां पे मैंने आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G+NX, ठीक है। अगर मैं क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो एनएक्स को मैं डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। तो C+I+G। जैसे ही इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग फेलियर्स हुए तो वहां पे जो इन्वेस्टर था उसको लगा कि अब मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है इकोनॉमी में। सेम इज द केस विद कंज्यूमर और इन्वेस्टर जो था उसने क्या किया, उसने कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ दिखाई दिया, लॉस इन कॉन्फिडेंस। जब लॉस इन कॉन्फिडेंस था तो ना ही
कंज्यूमर जो था वो खर्च रहा था, ना ही कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, मतलब सी फॉल कर रहा था, और ना ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, तो आई भी फॉल कर रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड थी वो फॉल करती हुई दिखाई दे रही थी। और ये वो पीरियड था जहां पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं था, गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले कौन सा पीरियड है, क्लासिकल्स का पीरियड है, और क्लासिकल्स क्या बोलते थे कि गवर्नमेंट को मिनिमम इंटरवेंशन करनी चाहिए, मार्केट फोर्सेस के ऊपर आप रिलाई करें, तो याद है आपको। तो गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट का तो अभी तक मिनिमम रोल है। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट का मिनिमम रोल है तो हमारी डिपेंडेंसी किन दो चीजों के ऊपर है, सी और आई के ऊपर। तो एग्रीगेट डिमांड में जब सी भी कम है, जब आई भी कम है, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रही थी, फॉल कर रही थी। तो जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर फॉल कर रही है तो क्या बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेसेस ने भी इन्वेस्ट नहीं किया और जो कंज्यूमर है वो स्पेंडिंग नहीं कर रहा। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसने क्या किया हुआ है, उसने ऑलरेडी प्रोडक्शन किया हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था क्या, प्रोडक्शन। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोडक्शन था उसको क्या करना था, उसने बेचना था। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन जितने कम प्राइसेस में बेच सकेगा वो उतने कम प्राइसेस में बेचेगा। तो बिकॉज वो अपने ऑलरेडी जो प्रोडक्शन हुआ हुआ था उसको बेचना चाहता था, तो प्राइसेस फॉल करेंगे, और प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब वेजेस भी फॉल कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला प्राइस फॉल किए, वेज फॉल किया। वेज वाले जगहों अगर वेजेस फॉल करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, हाउस होल्ड की इनकम कम होगी। तो वेजेस कम है, इट इम्प्लाइज हाउस होल्ड की इनकम भी क्या है, इनकम भी उसकी कम है। क्यों कम है, क्योंकि आपको पता है वेज किसका कंपोनेंट है, इनकम का। वेज हाउस होल्ड की इनकम का कंपोनेंट है, तो हाउस होल्ड की इनकम भी यहाँ पे हमें फॉल होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे जब हाउस होल्ड की इनकम फॉल कर रही है तो एग्रीगेट डिमांड फर्दर क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड फर्दर फॉल करेगा, नंबर वन। नंबर टू, हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि बिजनेसमैन प्राइसेस कम भी कर रहा है लेकिन स्टिल उसके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं दिख रही है। तो वो क्या करेगा, क्या वो इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्शन बढ़ाएगा या प्रोडक्शन कम करेगा, वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन को फर्दर रिड्यूस करेगा। तो प्रोडक्शन को फर्दर रिड्यूस करते समय क्या होने वाला है, प्रोडक्शन को फर्दर रिड्यूस करने का मतलब है ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव ले ऑफ। ठीक है, क्या होगा, मैसिव ले ऑफ होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दिया, अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो दिखाई दिया। नंबर टू, हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, ओवर प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस ओवर प्रोडक्शन। या इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इस पर्टिकुलर को चीज को मैं बोल सकती हूँ, ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा था जहां पे डिमांड लेस देन थी सप्लाई के। क्लियर। तो ये पूरा सिनारियो था ग्रेट डिप्रेशन का, जहां पे इकोनॉमिस्ट को दिखाई दिया कि इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी फेज आ रहा है, जहां पे डिमांड क्या है, डिमांड लेस देन सप्लाई है, और ओवर प्रोडक्शन हमें दिखाई दिया, और अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दिया। तो बैकग्राउंड आपको समझ आया। बैकग्राउंड जब भी आपको बताना है तो आप इसको ग्रेट डिप्रेशन के साथ लिंक करोगे, और ग्रेट डिप्रेशन पे भी आप इसको किसके साथ लिंक करोगे, स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ। तो इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आपको क्या समझ आया कि ये वो फेज होता है इकोनॉमी का जहां पे डिमांड लेस देन होती है सप्लाई के। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड लेस देन सप्लाई। अब इसी के बेसिस पे हम डेफिनेशन पे आएंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर डायग्राम देखेंगे। क्लियर। अब इसके बेसिस पे अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो डिफ्लेशनरी गैप की, मैं क्या लिखूंगी, डिफ्लेशनरी गैप एक क्या है, इट इज अ सिचुएशन जो कब अकर करता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन सप्लाई, बट सप्लाई की जगह मैं क्या लिखूंगी,
पोटेंशियल कैपेसिटी, इकोनॉमी की पोटेंशियल कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने जब आपके साथ किनीशियन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशनरी गैप डिस्कस किया था, उन जगहों पे भी मैंने आपको क्या बोला था, जो किनीशियन इकोनॉमिक्स है वो क्या है, इट इज अ डिमांड साइड इकोनॉमिक्स रादर देन अ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। अब वहां पे बेसिकली प्रोडक्शन ही आपका सप्लाई है, लेकिन जो कीन्स हैं उन्होंने सप्लाई वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने क्या लिखा, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इकोनॉमीज पोटेंशियल आउटपुट। और ये हम कहां पे देखते थे, एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख भी रही होगी, तो आप एक बार देख लीजिए डेफिनेशन। डिफ्लेशनरी गैप अकर्स इन एन इकोनॉमी व्हेन द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन द इकोनॉमीज पोटेंशियल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये है आपका डिफ्लेशनरी गैप। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या देखा, पोटेंशियल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट दैट इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट डिमांड। डायग्राम बनाती हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, आउटपुट, और वाई एक्सिस पे हमारे पास होता था एग्रीगेट डिमांड। सेम डायग्राम है जो हम इन्फ्लेशनरी गैप में बनाते हैं। जैसे डायग्राम हम इन्फ्लेशनरी गैप में बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। मैंने आपको तब भी बताया था एक 45 डिग्री की लाइन है जहां पे मेरा y इज इक्वल टू AD है। ये क्या मेरा है, इट इज माई एक्स एंटे डिमांड। क्या है मेरा ये, एक्स एंटे डिमांड। अब यहाँ पे मुझे एग्रीगेट डिमांड बनाना है, तो मैंने बोला दिस इज माई एग्रीगेट डिमांड AD1। और ये कौन से टाइम पे ले रही हूं मैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे OYF इज माई आउटपुट। ठीक है, रेड वाली लाइन। अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर कम हो जाती है, हमने देखा था ना अभी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। और हमने अभी देखा अगर मेरा C कम हो जाए या I कम हो जाए या G कम होता है तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी। लेट्स से आपका I कम हो गया इकोनॉमी में, अगर आपका I कम हो जाएगा तो हम AD1 से शिफ्ट कर जाएंगे AD2। और यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, ये, और इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास Y1 OY1 लेवल ऑफ आउटपुट है जो किससे कम है, दैट इज लेस देन OYF लेवल ऑफ आउटपुट। OY1 इज लेस देन माई OYF। तो OY1 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, मेरी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है मेरी, AD2 दैट इज लेस देन AD1। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इस समय जो फुल एम्प्लॉयमेंट में आपका आउटपुट होता है उसके कंपैरेटिवली जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, कम है। OY1 है ये, और ये जो गैप है ये वाला, ठीक है, इट इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे आप इसको, डिफ्लेशनरी गैप। अब यहाँ पे कभी कभार बुक में इसको मार्क किया होगा डिफ्लेशनरी गैप, कई बार बुक में इसको मार्क किया होगा डिफ्लेशनरी गैप। तो याद रखना ये दोनों इक्वल है, बिकॉज ये जो AD1 और AD2 ये जो लाइंस है ये पैरेलल है, दैट्स व्हाई ये जो गैप है, चाहे मैं इसको मार्क करूं, EF को मार्क करूं डिफ्लेशनरी गैप, या GH को मार्क करूं, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर, तो ये है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमें दिख रहा है A, और अब जो हमारा आउटपुट आया वो कहाँ पे आया, वो पीछे आया, वो कम है एज कंपेयर टू आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रही है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर फॉल कर रही है, तो यहाँ पे प्रेशर किस पे आएगा, प्रेशर आएगा प्राइसेस पे। हम लोगों को पता है डिमांड नहीं हो रही प्रोडक्ट की, लेकिन जो आपका सेलर है उसने तो सेल करनी है, तो वो क्या करेगा, वो प्राइसेस को फॉल करेगा, वो करेगा प्राइसेस को फॉल। और प्राइसेस को फॉल करने की वजह से वेज कट के ऊपर भी एक प्रेशर आएगा, तो प्राइस फॉल करता हुआ दिखाई देगा। नंबर 2, इनकम फॉल करती हुई दिखाई देगी। अब जब सेल ही नहीं हो रही तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ओनर है वो क्या करेगा, वो लोगों को जॉब से निकालेगा।
तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिलेगी इकोनॉमी के अंदर। तो ये है आपका मेजर डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर, यहां तक समझ आया? अब यहाँ पे चैलेंजेस देखने से पहले मैं आपके साथ वे फॉरवर्ड डिस्कस करूंगी। देखिए किस तरीके से डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट किया जा सकता है। अगर हम डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बात करें तो डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस देन होती है पोटेंशियल आउटपुट से, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ता है, यही करना पड़ रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड अगर देखें हम तो एग्रीगेट डिमांड होती है C प्लस I प्लस G। तो अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो चाहे मैं C को बढ़ाऊं, चाहे मैं I को बढ़ाऊं, चाहे मैं G को बढ़ाऊं, तीनों चीजों से क्या होने वाला है, तीनों चीजों से मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ओपन इकोनॉमी मॉडल लेंगे कहीं तो NX लिख लेना, नेट एक्सपोर्ट। तो उस केस में हम बोलते हैं कि एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्लोज्ड इकोनॉमी में बात कर रही हूँ, दैट्स वाई मैंने C प्लस I प्लस G लिया। तो एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ानी है तो मेरे को C बढ़ाना है, I बढ़ाना है या G बढ़ाना है, या तीनों को बढ़ाना है। तो अगर मुझे G के बारे में बात करूं तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट टैक्सेशन कम कर सकती है। और टैक्सेशन कम कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो डायरेक्टली जी बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन कम करेगी तो मेरा कंजप्शन बढ़ेगा। क्यों कंजप्शन बढ़ेगा, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, इनकम माइनस टैक्सेशन। तो अगर टैक्सेशन कम हो गया मेरी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से मैं क्या करूंगी, कंजप्शन को बढ़ाऊंगी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है टू करे डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, वो या जी को बढ़ाएगी या टैक्सेशन को कम करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, मॉनिटरी अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। हमारी कंट्री में मॉनिटरी अथॉरिटी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कंट्री टू कंट्री डिफर करेगी कि मॉनिटरी अथॉरिटी कौन है। अब मॉनिटरी अथॉरिटी क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को कम करेगी। इंटरेस्ट रेट को कम क्यों करेगी, बिकॉज उनको इंसेंटिवाइज करना है कंज्यूमर को और प्राइवेट इन्वेस्टर को कि आप आइए, हमारे पास आइए और लोन लीजिए, हम आपको सस्ते में लोन देंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगी या मनी सप्लाई को बढ़ाएगी। क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगी या मनी सप्लाई को बढ़ाएगी। ये हम डिटेल में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे, कल और परसों की क्लास में कवर हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया और मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से सी भी बढ़ेगा और आई भी बढ़ेगा, और इस तरीके से हम लोग डिफ्लेशन से बाहर आ जाएंगे। इकोनॉमी में क्या होगा, डिफ्लेशन से निकल के हम कहाँ पे आ रहे हैं, हम रिकवरी फेज की तरफ आएंगे। बिजनेस साइकिल आप लोग देख लेना, आप लोगों को बिजनेस साइकिल की क्लास भी मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, तो आप वो भी देख लेना। तो यहाँ से डिफ्लेशनरी गैप से निकालने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटी ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया या मनी सप्लाई को बढ़ाया। लाइकवाइज गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया या टैक्सेशन को कम किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है तो आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में लिखेंगे, और हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे कौन सी है, इट इज एक्सपेंशनरी। और इन्फ्लेशनरी में कौन सी थी हमारी, कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे दोनों एक्सपेंशनरी है, और वहां पे हमारी कौन सी होती है इन्फ्लेशनरी के टाइम, कॉन्ट्रैक्शनरी। अब लास्ट पॉइंट पे हमारा बचता है चैलेंजेस। चैलेंजेस में अगर देखिए हमें क्या करना था, हमें डिफ्लेशनरी गैप को खत्म करना था, हमें इसको करेक्ट करना था। तो करेक्ट करने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटी ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया, और उन्होंने बोला कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं, आप आइए। बिजनेसमैन को भी बोला आप आइए, हम आपको सस्ते में लोन देंगे। लाइकवाइज कंज्यूमर को भी बोला आप आइए, हम आपको सस्ते में लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बेशक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, इन्फ्लेशन की कोई सिचुएशन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपका बिजनेसमैन है वो रिलक्टेंट है टू इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा।
लाइकवाइज कंज्यूमर जो है वो भी कंजप्शन नहीं कर रहा, तो मार्केट के अंदर हमें पेसिमिज्म दिखाई देता है। तो ना ही आपका इस केस में सी बढ़ता है, ना ही आपका आई बढ़ता है, और इस समय हम इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिफ्लेशनरी गैप से बाहर आना। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। क्या कहते हैं हम इसको? सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। अलग से एक वीडियो बनाऊंगी इस पे, सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। तो कई बार ये चैलेंज होता है कि इकोनॉमी में कोशिश की जा रही है बाय अथॉरिटीज कि हम डिफ्लेशनरी गैप को ओवरकम कर सके, लेकिन एक्चुअल में जो रिस्पॉन्स है वो इकोनॉमी में जो हम जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। क्लियर? तो ये था आपका चैलेंज। तो अगर अब आपसे कोई डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पूछे तो आप बता सकेंगे कि डिफ्लेशनरी गैप क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड के बारे में। क्लियर? तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।